नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चीन और पाकिस्तान में हाहाकार। दोस्त से भारत को मिला विनाशक विमान का ऑफर जिसको भारत खरीदेगा और उसका नाम है सुखोई 57 फाइटर जेट, जिसके सामने रेडार भी हो जाएंगे बेकार। खबर में आगे आपको बताएंगे कि मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सेनाओं को मजबूत करने पर खर्च होंगे 21,772 करोड़ रुपए। किन परियोजनाओं को मिली मंजूरी, सब कुछ बताएंगे। खबर में आगे जिक्र होगा कि देश में 59,000 व्हाट्सएप अकाउंट होंगे बंद, सरकार ने संसद में दी है इसको लेकर जानकारी। कौन से अकाउंट बंद होंगे ये भी आपको बताएंगे दोस्तों। आगे खबर में जिक्र होगा कि मणिपुर में हथियारों के जखीरे के साथ 3 गिरफ्तार, 2000 से अधिक जवान तैनात, इंटरनेट पर रोक को बढ़ा दिया गया है। और इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें युवाओं के लिए नौकरी का अवसर है। महिलाओं को 33% आरक्षण मिलने वाला है। लद्दाख के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। रेडार होंगे बेकार, चीन पाकिस्तान में हाहाकार। दोस्त से भारत को मिल रहा है विनाशक विमान का ऑफर, जिसको क्या खरीदेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत के दोनों पड़ोसी दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी एयरफोर्स को ताकतवर बना रहे हैं। जहां चीन के पास 2 तरह के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान है, तो वहीं पाकिस्तान ने चीन से 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को खरीदने की घोषणा की है, जिसने भारतीय एयरफोर्स पर दबाव काफी बढ़ा दिया है, क्योंकि भारतीय वायुसेना पहले से ही लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही है। इन सब के बीच हर मौसम के साथ रूस ने एक बार फिर से अपनी विनाशक 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान सुखोई 57 स्टील्थ फाइटर जेट के लिए भारत को जबरदस्त ऑफर दिया है। जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे भारत के स्वदेशी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट पर कोई असर पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, सेनाओं को मजबूत करने पर खर्च होंगे 21,772 करोड़। परियोजनाओं को मिली मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेनाओं की ताकत बढ़ाने और युद्ध क्षमता में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार 3 दिसंबर को 21,772 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 सैन्य आधुनिकीकरण परियोजनाओं को अपनी प्रारंभिक मंजूरी दे दी है। इसके तहत नौसेना के लिए फास्ट अटैक क्राफ्ट, भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और तटरक्षक बल के लिए हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की खरीद के लिए भी मंजूरी दे दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान किया है। वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट जरूरत लंबे समय से महसूस इसकी की जा रही थी, क्योंकि ये तट के पास फ्रंटलाइन युद्धपोतों और पनडुब्बियों को एस्कॉर्ट करने सहित कई भूमिकाएं निभाने में सक्षम है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में 59,000 व्हाट्सएप अकाउंट होंगे बंद, सरकार ने संसद में दी इसकी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, गृह मंत्रालय की शाखा इंडिया साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने देश में 1700 स्काइप ID और 59,000 व्हाट्सएप खातों की पहचान की है, जिन्हें ब्लॉक किया जाएगा। दरअसल इन खातों का इस्तेमाल डिजिटल धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट जैसे गैर कानूनी कामों के लिए हो रहा है। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में जानकारी दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय कुमार ने यह भी कहा कि 2021 में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत शुरू की गई नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग को सक्षम बनाती है। और इससे अब तक 9.94 लाख से अधिक शिकायतों से 3,431 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की गई है। पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 15 नवंबर 2024 तक सरकार ने 6.69 लाख से अधिक सिम कार्ड और 1.32 लाख IMEI ब्लॉक कर दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर के हथियारों के जखीरे के साथ 3 गिरफ्तार, 2000 से अधिक जवान तैनात, इंटरनेट पर रोक बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर सरकार ने मंगलवार को राज्य के 9 जिलों में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध 5 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। मणिपुर और असम में क्रमशः जिरी और बराक नदियों में 3 महिलाओं और 3 बच्चों के शव बरामद होने के बाद राज्य में हिंसा भड़कने के बाद 16 नवंबर से इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित हैं। इधर इम्फाल पूर्व में पुलिस ने 3 लोगों को हथियार और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया है। इनके साथ एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। वहीं 25 नवंबर से लापता मैती व्यक्ति की तलाश के लिए सेना ने 2000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि इम्फाल पश्चिम,
इम्फाल पूर्व, काकचिंग, बिष्णुपुर, थौबल, चुराचांदपुर, कांगपोकपी, फिरजाल और जिरीबाम में 5 दिसंबर की शाम 5:15 तक निलंबन बढ़ा दिया गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला, युवाओं के लिए नौकरी का अवसर, महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। जी दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लद्दाख के लोगों के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार मंत्रालय ने अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त लद्दाख के निवासियों के लिए सरकारी नौकरियों में 95% आरक्षण देने की घोषणा की है। इसके अलावा लेह और करगिल की स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का भी फैसला किया गया है। ऐसे में ये फैसला लद्दाख के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है, जो उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। मंत्रालय ने यह भी निर्णय लिया कि लद्दाख के ए ग्रेड के सभी पदों को संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा। ये विशेष भर्ती केवल लद्दाख के लिए होगी और इन पदों पर एसटी का दर्जा रखने वाले लद्दाख लोगों के लिए 95% आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा। सरकार ने इस फैसले को लद्दाख के स्थानीय निवासियों के लिए एक बड़ी जीत के रूप में देखा है, क्योंकि इससे उन्हें सरकारी नौकरियों में एक बड़ा अवसर मिलेगा। बी ग्रेड के पदों पर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। बैठक में लिया गया एक और महत्वपूर्ण फैसला था लेह और करगिल की स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण। इन परिषदों में प्रत्येक में 30 सीटें हैं, जिनमें से 26 सीटों पर चुनाव होता है और 4 पार्षदों को नामित किया जाता है। बताया जा रहा है कि आगामी चुनावों में 8 या 9 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 21,772 करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी, अटैक क्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स की होगी खरीद। जी दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने 21,772 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मंजूर की गई धनराशि से आधुनिक वाटर जेट, फास्ट अटैक क्राफ्ट व हेलीकॉप्टर समेत सशस्त्र बलों के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद की जाएगी। इसके साथ ही T-72 और T-90 टैंकों, BMP और सुखोई लड़ाकू विमानों के इंजनों के ओवरहॉल के लिए भी मंजूरी दी गई है। इससे इनकी सेवा अवधि में वृद्धि होगी। मंगलवार को दी गई इस स्वीकृति के अंतर्गत कुल 5 रक्षा सौदों के लिए आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल नेवी के लिए 31 नई वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की खरीद को मंजूरी मिली है। 120 फास्ट इंटरसेप्ट क्राफ्ट की खरीद के लिए भी स्वीकृति प्रदान की गई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट की खरीद के लिए AON प्रदान की गई है। 6 उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद के लिए भी मंजूरी प्रदान की गई है। DAC ने भारतीय नौसेना के लिए 31 नए वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट की खरीदी की आवश्यकता की स्वीकृति प्रदान कर दी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी की बांग्लादेश सरकार को धमकी, हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल रहे अन्याय और हमलों को खत्म किया करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अन्याय और हमले की निंदा की है और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से तत्काल कार्रवाई करने का आह्वान किया है। एक पत्र में अहमद बुखारी ने भारत और बांग्लादेश के बीच लंबे समय से चले आ रहे घनिष्ठ संबंधों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की स्थापना के बाद से ही हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, मीडिया, नागरिक समाज और प्रभावशाली हलकों ने शेख मुजीबुर रहमान, उनकी बेटी शेख हसीना वाजिद और उनकी पार्टी अवामी लीग के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे हैं। कूटनीति और क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय मामलों और मुस्लिम दुनिया से जुड़े मामलों के संदर्भ में बांग्लादेश हमेशा एक करीबी सहयोगी के रूप में हमारे साथ खड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बिंदु तक ये बांग्लादेश का आंतरिक मामला था। हालांकि हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ चल रहे अन्याय, हमले और एक तरफा कार्रवाई निंदनीय है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। इस तरह की कार्रवाइयों का कोई औचित्य नहीं है। सरकार को हमेशा उनकी स्थापना और विकास प्रक्रिया में हमारी भूमिका और लाखों शरणार्थियों के लिए हमारे समर्थन और देखभाल के अद्वितीय इतिहास को स्वीकार करना चाहिए। हम हर प्राकृतिक आपदा में उनके साथ खड़े होने वाले पहले व्यक्ति थे। अहमद बुखारी ने इस बात पर भी जोर दिया कि अल्पसंख्यकों के समान अधिकारों की सुरक्षा के बारे में संयुक्त राष्ट्र की एक सार्वभौमिक घोषणा है, जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सभी सदस्यों और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। छट गए संशय के बादल, फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए CM। भाजपा विधायक दल की बैठक में फैसला। जहाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के नाम पर संशय के बादल छट गए हैं। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के अगले मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा
भाजपा के विधायक दल की बैठक में बुधवार को देवेंद्र फडणवीस को दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक से पहले कोर कमेटी की बैठक में भी देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बन गई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक विधायक दल की बैठक में मौजूद रहे। फडणवीस 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फडणवीस ने सभी विधायकों और पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया। फडणवीस ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जनादेश देने के लिए राज्य की जनता का भी आभार जताया। महाराष्ट्र भाजपा के नेता सुधीर मुनगंटीवार ने बताया कि महायुति गठबंधन के नेता बुधवार शाम 3:30 बजे के करीब राज्यपाल CP राधाकृष्णन से मुलाकात करेंगे और सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मुंबई के आजाद मैदान में सीएम का शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके साथ तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। सीएम के साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। ऐसी चर्चाएं हैं कि एनसीपी नेता अजित पवार और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुरक्षा बलों ने दाचीगाम जंगल में एक आतंकी को किया ढेर, जिसके बाद मुठभेड़ जारी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में दाचीगाम जंगल के ऊपरी इलाकों में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराया। सुरक्षा बलों को इस इलाके में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा कर्मियों ने इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया। आतंकियों ने खुद को गिरा देख सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। इसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। जवानों ने एक आतंकी को मार गिराया है। फिलहाल अभी दोनों ओर से गोलीबारी जारी है। इससे पहले कश्मीर जोन पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि विशिष्ट खुफिया इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों के संयुक्त दलों ने दाचीगाम जंगल के ऊपरी इलाके में CASO शुरू किया है। ऑपरेशन जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चीन के साथ संबंध पर लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। बोले, LAC पर हालात नॉर्मल, इंडियन आर्मी मुस्तैद। जी हां दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के 7वें दिन 3 दिसंबर को लोकसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि मैं सदन को भारत चीन सीमा क्षेत्र में हाल के कुछ घटनाक्रमों और हमारे समग्र द्विपक्षीय संबंधों पर उनके प्रभावों से अवगत कराना चाहता हूं। सदन को पता है कि 2020 से हमारे संबंध असामान्य रहे हैं, जब चीनी कार्रवाइयों के परिणाम स्वरूप सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द भंग हुआ था। हाल के घटनाक्रम, जो तब से हमारे निरंतर कूटनीतिक जुड़ाव को दर्शाते हैं, ने हमारे संबंधों को कुछ सुधार की दिशा में स्थापित किया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ANI के अनुसार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि सदन इस तथ्य से अवगत है कि 1962 के संघर्षों और उससे पहले की घटना के परिणाम स्वरूप चीन ने अक्साई चीन में 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसके अलावा पाकिस्तान ने 1963 में अवैध रूप से 5180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र चीन को सौंप दिया है, जो 1948 से उसके कब्जे में है। भारत और चीन ने सीमा मुद्दे को सुलझाने के लिए कई दशकों तक बातचीत की है। विदेश मंत्री बोले कि सीमा विवाद के समाधान के लिए निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य रूपरेखा पर पहुंचने के लिए द्विपक्षीय चर्चा की गई है। सदस्यों को याद होगा कि अप्रैल-मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में LAC पर चीन द्वारा बड़ी संख्या में सैनिक को एकत्र करने के परिणाम स्वरूप कई बिंदुओं पर हमारी सेनाओं के साथ आमना सामना हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लद्दाख में से आ रहे हैं अग्निवीर जो चीन को पिलाएंगे पानी, पाकिस्तान को याद दिलाएंगे नानी। जी हां दोस्तों, भारत इस समय डिफेंस सेक्टर में दुनिया भर में सबसे ताकतवर देशों में से एक है। इसका सबसे बड़ा कारण इसकी सेना और बढ़ती क्षमता है। भारतीय सेना दुश्मनों को धूल चिटाने के लिए सीमा पर हमेशा तैयार रहती है। पाकिस्तान से लेकर चीन तक से निपटने के लिए सेना बॉर्डर पर मुस्तैद रहती है। इसी मुस्तैदी को बढ़ाने के लिए अग्निवीर योजना लाया गया। अब अग्निवीर के जवान दुश्मनों को जंग के मैदान में पानी पिलाने के लिए तैयार हैं। बता दें कि लद्दाख में अग्निवीर के जवानों को ट्रेनिंग दी जाती है और यही ट्रेनिंग में अग्निवीर के जवान दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के गुण सीखते हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे प्रशिक्षण केंद्रों में से एक लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर में अग्निवीरों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। इसे भारतीय सेना का फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स भी कहा जाता है। इसी ट्रेनिंग सेंटर में बहादुर धरतीपुत्र एक नई शुरुआत के लिए तैयार होते हैं और वीरता और बहादुरी की गाथा को बनाए रखने के लिए अपने नायकों का अनुसरण करते हैं। अग्निवीर एक अल्पकालिक भर्ती योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय सशस्त्र बलों में युवाओं को शामिल करना और उन्हें प्रशिक्षित करना है। वो सीमा पर तैनात होने के लिए प्रशिक्षित होते हैं, लेकिन उनकी भूमिका मुख्य रूप से निगरानी, गश्त और अन्य सैन्य कार्यों में होती है। बता दें कि भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद एक पुराना मुद्दा है। हालांकि इन
दिनों दोनों देश के बीच सीमा पर संघर्ष कम हुए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बाइडेन का भारत के लिए अहम फैसला, $1 अरब के MH-60R हेलीकॉप्टर उपकरण बेचने को दी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, बाइडेन प्रशासन ने सोमवार को $1.17 अरब की अनुमानित लागत पर MH-60R मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर इक्विपमेंट सहित अन्य संबंधित उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने कांग्रेस को इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि प्रस्तावित बिक्री से भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताएं उन्नत होंगी, जिससे भविष्य के खतरों से निपटने में मदद मिलेगी। बाइडेन प्रशासन के कार्यकाल समाप्त होने से कुछ हफ्ते पहले भारत को प्रमुख रक्षा उपकरणों की बिक्री की मंजूरी का यह फैसला लिया गया है। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। अधिसूचना के मुताबिक भारत ने 30 मल्टीफंक्शनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ज्वाइंट टेक्निकल रेडियो सिस्टम खरीदने का अनुरोध किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 4 दिसंबर को श्रीहरिकोटा से प्रोबा 3 मिशन लॉन्च करेगा इसरो। इससे जुड़ा बड़ा अपडेट आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने घोषणा की है कि PSLV C-59 प्रोबा 3 मिशन उपग्रहों के अप्रत्याशित प्रक्षेपण के लिए प्रक्षेपण 4 दिसंबर को शाम 4:06 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से होगा। इस मिशन में ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि C-59 लगभग 550 किलोग्राम वजन वाले उपग्रहों को अत्यधिक दीर्घवृत्ताकार कक्षा में ले जाएगा। प्रोबा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक इन ऑर्बिटर डेमोन्स्ट्रेशन मिशन है। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नए आपराधिक कानून राष्ट्र को समर्पित, प्रधानमंत्री बोले न्याय संहिता समानता, समरसता और सामाजिक न्याय के विचारों से बुनी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने 3 नए आपराधिक कानूनों को राष्ट्र को समर्पित किए। पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि देश की नई न्याय संहिता अपने आप में जितना समग्र दस्तावेज है, इसको बनाने की प्रक्रिया भी उतनी ही व्यापक रही है। इसमें देश के कितने ही महान संविधानविदों और कानूनविदों की मेहनत जुड़ी है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर जनवरी 2020 में सुझाव मांगे थे। इसमें देश के मुख्य न्यायाधीशों का सुझाव और मार्गदर्शन रहा। पीएम मोदी ने कहा कि इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भरपूर सहयोग दिया। इन सब ने वर्षों तक मंथन किया, संवाद किया, अपने अनुभवों को पिरोया। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में देश की जरूरतों पर चर्चा की गई। आज़ादी के 7 दशकों में न्याय व्यवस्था के सामने जो चुनौतियां आई, उन पर गहन मंथन किया गया। हर कानून का व्यवहारिक पक्ष देखा गया, भविष्य के मापदंडों पर उसे कसा गया। तब भारतीय न्याय संहिता अपने स्वरूप में हमारे सामने आई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच नितिन गडकरी का बड़ा बयान। जी दोस्तों, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने कहा, राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है, जहां हर व्यक्ति दुखी है और अपने वर्तमान पद से ऊंचे पद की आकांक्षा रखता है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद और नई सरकार के स्वरूप को लेकर सस्पेंस है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने नागपुर में रविवार को जीवन के 50 स्वर्णिम नियम नामक पुस्तक के विमोचन के मौके पर कहा कि चाहे व्यक्ति पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक या कॉरपोरेट जीवन में हो, जीवन चुनौतियों और समस्याओं से भरा है और व्यक्ति को उनका सामना करने के लिए जीवन जीने की कला को समझना चाहिए। मंत्री ने राजस्थान में आयोजित एक कार्यक्रम को याद करते हुए कहा कि राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है, जहां हर व्यक्ति दुखी है। जो पार्षद बनता है वो इसीलिए दुखी होता है क्योंकि उसे विधायक बनने का मौका नहीं मिला, और विधायक इसलिए दुखी होता है क्योंकि उसे मंत्री पद नहीं मिल सका। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हर घर नल से जल का होगा थर्ड पार्टी ऑडिट, अधिकारियों की जवाबदेही तय हो, बोले सीएम योगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल पहुंचाने की परियोजना के कार्यों का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने योजनाओं की प्रगति मॉनिटरिंग के लिए अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों से भी समन्वय बनाने के लिए भी कहा है। योगी ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर हर घर नल से जल योजना की समीक्षा की। सीएम ने कहा कि जनहित से जुड़े कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जलापूर्ति के कार्यों के चलते खराब हुई सड़कों के रेस्टोरेशन का काम समय से करवाया जाए और जनप्रतिनिधियों से भी इसका मुआयना करवाए, मार्गदर्शन लें। उन्होंने कहा कि इसके आधार पर विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। योजनाओं में क्वालिटी हर हाल में सुनिश्चित हो, इसका थर्ड पार्टी सत्यापन भी करवाया जाए। हर प्रोजेक्ट पर नोडल अधिकारी नियुक्त हों जो कार्यों की क्वालिटी व समयबद्धता सुनिश्चित करें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सीएम योगी ने मेधावी छात्र छात्राओं को किया सम्मानित, वितरित किए राज्य स्तरीय पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, राजधानी लखनऊ में मंगलवार को विश्व दिव्यांग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने
ने भी हिस्सा लिया और इस मौके पर उन्होंने राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किए, साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत का समुद्री शिकारी MH-60R होगा और ताकतवर अमेरिका से 1.17 अरब डॉलर का रक्षा सौदा। कितना खतरनाक है ये सी हॉक। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका ने भारत के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा सौदे को मंजूरी दी है, जिससे समंदर में भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ जाएगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारत को MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर के लिए संबंधित उपकरणों की बिक्री की मंजूरी देने का फैसला किया है। इसकी अनुमानित लागत 1.17 अरब अमेरिकी डॉलर है। बाइडेन प्रशासन ने सोमवार को अमेरिकी कांग्रेस को इस बारे में जानकारी दी है। MH-60R हेलीकॉप्टर को इसी साल 6 मार्च को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी ने कांग्रेस को एक अधिसूचना में बताया कि उपकरणों की बिक्री की प्रस्तावित योजना भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं का उन्नयन कर वर्तमान और भविष्य के खतरों को रोकने की क्षमता में सुधार करेगी।